हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और सॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे थे अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो कुछ और प्रॉब्लम्स जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, तो ठीक है, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर आपका जो नॉर्मेलिटी वाला हिस्सा जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, उसको एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उसमें कहां पर क्या चीज ध्यान रखना है, तब आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद द सॉल्यूशन, रिलेटेड विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का एक विलेन, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। उसमें मॉलिक्यूलर वेट उसने थोड़ा चेंज किया है, मॉलिक्यूलर वेट 56 और सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 56। बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 56 है और जो कि 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है। बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। KF इक्वल टू 1.86, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, तो आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। KF इक्वल टू 1.86, KB इक्वल टू 0.52। KB इस सॉल्यूशन का आपको गिवन है 0.52, KB ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.52। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब KF और KB दिया हुआ है तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि हमको सॉल्यूशन की मोलालिटी पता चल जाए। अगर हमको सॉल्यूशन की मोलालिटी पता चल जाएगी तो क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 56, बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टीबी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, TS माइनस T0। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा, TS कितना है 100.18 माइनस 100। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया आपके पास 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम किया हमने, डेल्टा टीबी को फाइंड आउट कर लिया। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा टीबी इज 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी। ओके, अब डेल्टा टीबी आ गया तो हमको क्या चाहिए, मोलालिटी निकालना है। द फॉर्मूला इज डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। ओके, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टीबी बाय KB, डेल्टा टीबी बाय KB, डेल्टा टीबी बाय KB। तो दैट इज 0.18 अपॉन 0.52, 0.18 अपॉन 0.52, 0.18 अपॉन 0.52। द सॉल्यूशन इज 0.34। तो नाउ अब हमारे पास आ गया मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो नाउ डेल्टा TF इक्वल टू KF इज व्हाट 1.86, मोलालिटी इज 0.34। तो when 1.86 is multiplied by 0.34, the solution is, the answer is 0.63. 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो जब TS चाहिए तो डेल्टा TF इक्वल टू व्हाट, T0 माइनस TS। तो TS इक्वल टू क्या हो जाएगा, T0 कितना 0 माइनस 0.63। तो द आंसर इज माइनस 0.63। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग है तो आंसर उसका माइनस में आएगा। तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -0.63।
0.63 -0.63 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकल कर आया -0.63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज -0.63 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग -0.63 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, 2-3 बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, है ना। मोस्टली आपको क्या काम करना है, जो आपके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं, अब आपको सॉल्यूशन के क्वेश्चंस उस बुक से, उस ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉल्यूशन के यूनिट के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। एक विलयन का हिमांक -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। kf इक्वल टू 1.86 और kb इक्वल टू 0.52। kb इक्वल टू 0.52। फाइंड boiling point of the solution, find boiling point of the solution। तो उस सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो व्हाट इज टू बी फाइंड आउट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले हम जाएंगे डेल्टा टीएफ पर। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस, तो 0 -0.186 -0.186। तो यार डेल्टा टीएफ इक्वल टू 0.186। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.186। नाउ व्हाट इज द टारगेट? टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो द फॉर्मूला इज डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी। delta TF equal to KF into molality. So here molality equal to delta TF is what? 0.186 by KF is 1.86. KF is 1.86, तो कितना आ जाएगा? 0.186 by 1.86, तो कितना आ जाएगा? The answer is 0.1. Okay, now what? डेल्टा टीबी पे जाना पड़ेगा। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। तो केबी इज 0.52, मोलालिटी इज 0.1, तो डेल्टा टीबी इज व्हाट? 0.052। नाउ द टीएस, द टीएस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 प्लस 0.052, 100 प्लस 0.052, 100 प्लस 0.052, तो 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह के हम लोगों ने अब 3 क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको अब इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो जब भी डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ में से कोई एक टर्म दिया हो, दूसरे का फ्रीजिंग फाइंड आउट करना हो या बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या काम करना है? मोलालिटी कैलकुलेट करना है, देन क्वेश्चन को आगे कैरी कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द
find the freezing point of find the freezing point of 1 molar solution of NaCl, 1 molar solution of sodium chloride. Freezing point of 1 molar solution of sodium chloride. So sodium chloride is a substance which get ionized. Sodium chloride एक ऐसा substance है जो 2 आयन बनाता है, which give 2 आयन. It is binary component. So here I equal to 2. तो डेल्टा फ्रीजिंग चाहिए तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी इज द फॉर्मूला. I इंटू KF इंटू मोलालिटी. ओके, तो व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन? फ्रीजिंग 1 मोलाल इज हियर. ओके, तो डेल्टा TF इक्वल टू आ जाएगा 2 6 12, 2 8 16 और 1 17 और 2 1 2. तो 2.72. अच्छा, 2 1 2 और 1 3. 3.72 is the 3.72 is the delta TF. So what is the freezing point of the solution? So here the formula is delta TF equal to T naught minus TS, and TS equal to 0 minus 3.72. तो TS equal to minus 3.72. The freezing of the solution is minus 3.72 for 1 molar aqueous solution. Okay. So now it is the practice of the questions of the solution. ये solution के question की हम लोग practice कर रहे हैं और मैंने आपको इसमें एक होमवर्क बताया है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को सिंसियरली सॉल्व कर लेना है. अगर आपको सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं इसका मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.04 मोलार सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. freezing point of 0.04 molar. freezing point of 0.04 मोलल होगा. फ्रीजिंग और बॉइलिंग मोलल के लिए होता है, ठीक है. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.04 मोलल सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड. वीक मोनोप्रोटिक एसिड जो एक प्रोटॉन देता है. मोनोप्रोटिक एसिड इज -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड. -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज द want of factor? What is the want of factor? What is the want of factor? मतलब I निकालना है. What is the want of factor? Want of factor. What is the want of factor? तो I की वैल्यू हमको फाइंड करना है. वीक मोनोप्रोटिक एसिड मतलब एक प्रोटॉन डोनेट करने वाला. एग्जांपल ले ले, लाइक फॉर्मिक एसिड. वीक मोनोप्रोटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो इट गिव्स HCOO माइनस और H प्लस. जैसा मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीड किया, ठीक है. वीक मोनोप्रोटिक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड भी वीक मोनोप्रोटिक एसिड की कैटेगरी में आता है. सो फॉर्मूला इज डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा टर्म ऑफ फ्रीजिंग. ओके, तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी. तो KF तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे ना. KF इज व्हाट? तो KF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.04 मोलार सॉल्यूशन ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड. तो सॉल्वेंट दूसरा दिया नहीं है तो इसका मतलब KF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.8.
1.86. इट इज कंसिडर्ड फॉर वाटर. ओके, तो मोनोप्रोटिक एसिड का सॉल्यूशन किसमें? वाटर के अंदर. तो डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोलालिटी. क्या फाइंड आउट करना है? आई को फाइंड आउट करना है. तो आई इक्वल टू व्हाट द न्यू फॉर्मेट इज? आई इक्वल टू डेल्टा TF बाय KF इंटू मोलालिटी. डेल्टा TF बाय KF इंटू मोलालिटी. तो नाउ आई इक्वल टू डेल्टा TF. डेल्टा TF इज 0.1. TS था आपका -0.1, तो TF कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा. TS इज द -0.1, तो डेल्टा TF इज द 0.1. है ना, साइन जीरो में से माइनस करने जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. अब बाई KF इज 1.86. मोलालिटी इज व्हाट? मोलालिटी इज 0.04. ओके, now the answer of the question is 1.34. I equal to 1.34. I equal to 1.34. Okay, so here the value of I is 1.34. So this is a question of 0.04 molar मोनोप्रोटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर. व्हाट इज द न्यू क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करेंगे. व्हाट इज द न्यू क्वेश्चन? दैट इज व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज द freezing point? What is the freezing point of solution? What is the freezing point of solution? What is the freezing point of solution containing? What is the freezing point of solution containing 8.1 gram HBr? 8.1 gram HBr hydrogen bromide. 8.1 gram HBr in 100 gram of water. In 100 gram of water. Okay, तो 8.1 gram of HBr in 100 gram of water. 8.1 gram of HBr in 100 gram of water. 8.1 gram HBr पे कहाँ पे है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में है. 100 ग्राम ऑफ वाटर. assuming the acid is ionized 90%. Assuming the acid is ionized 90%. और ये भी अज्यूम करना है आपको कि वो एसिड 90% आयोनाइज्ड होगा. HBr का आयोनाइजेशन कितना है? 90% है. मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.9 HBr. तो देखो HBr इट गिव्स H प्लस Br माइनस. ओके, तो ये शुरुआती दौर में ये 1 रहेगा, तो ये 0 0 रहेंगे. दिस इज 0 0, है ना. और फिर जब ये आयोनाइज्ड होगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा. टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? बाद में ये 1 और ये अल्फा और ये अल्फा, तो टोटल कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा. 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा. तो कितना है? 1 और कितना आयोनाइज हुआ? 90%. तो अल्फा इज आई इक्वल टू व्हाट? 1.9. आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.9 आ जाएगी. तो नाउ द फॉर्मूला इज डेल्टा TF का टर्म है फ्रीजिंग. यस, डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF into small w by small m into 1000 by capital W is the formula. Okay, so I is what?
1.9. Okay, kf is what? 1.86. kf is what? 1.86. small w is what? 8.1 gram. 8.1 gram. 8.1 ग्राम मोलिकुलर वेट किसका लगेगा? HBr का। HBr 81 इंटू 1000 बाय वाटर कितना दिया? 100 ग्राम, है ना। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, तो ये आया आपका 10 और ये 1000 से 1000 कैंसिल 1 आ गया, तो इतना बचा आपके पास, है ना। तो डेल्टा TF इक्वल टू व्हाट? 1.9 इंटू 1.86, तो 1.9 इंटू 1.86 का प्रोडक्ट आता है 3.53। तो TS चाहिए था ना, TS इज रिक्वायर्ड, तो TS कितना हो जाएगा? -3.53। TS इज द -3.53। TS की वैल्यू, इट मीन्स द फ्रीजिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज -3.53. ओके, 3.53 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी or the property which depends on number of atoms, ions or molecules, or depend on number of particles, number of components पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम कहते हैं colligative properties. Which properties are included in the colligative? That is osmotic pressure, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, osmotic pressure, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, elevation of boiling point, elevation of boiling point, depression of freezing point, depression of freezing point. These properties are included in the colligative property. ये सभी properties जो है वो colligative property के अंदर included है, ठीक है ना। तो these properties are included in colligative property, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, जब हम solute particle को add करते हैं, when some quantity of solute dissolved in non-volatile solvent, some quantity of solid dissolved in non-volatile solvent, okay, then what happens? The vapor pressure decrease. तो जितना कंपोनेंट बढ़ते जाएगा उतना वेपर प्रेशर नीचे जाता जाएगा, और जितना वेपर प्रेशर नीचे जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ऊपर, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट नीचे, और उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमको करने हैं, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग solution will have highest boiling point, highest boiling point, किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 1, 0.1 मोलार NaCl solution, Na2SO4, sorry, Na2SO4, highest boiling point, 0.1 molar glucose, 0.1 molar glucose. The third option is 0.1
0.1 मोलल 0.1 मोलल NaCl, and the last option is 0.1 मोलल AlNO3 whole thrice aluminum nitrate. तो now how to solve this type of question? देखिए मैंने आपको बताया था, एक भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आप सही से सॉल्व कर पाएंगे तो कैन एक्यूरेटली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना. Na2SO4, तो Na2SO4 अगर ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स 2Na प्लस 1 सल्फेट 2 माइनस आयन. तो कंपोनेंट्स आर 3. कितने कंपोनेंट आ रहे हैं यहाँ पे? 3. 2 ऑफ सोडियम एंड 1 ऑफ sulfate, 2 of sodium and 1 of sulfate. So the number of components are 3 because the colligative properties depends on number of particles, number of components. तो 3 कंपोनेंट आपको यहां पे मिल रहे हैं. ग्लूकोज 1 कंपोनेंट, एक ग्लूकोज है तो एक ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेंगे, मतलब वो कहीं से फ्रैक्शन नहीं होता. ग्लूकोज का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता. देयर इज नो चांस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. नाउ ग्लूकोज हो गया. NaCl, तो NaCl अगर आयोनाइज होगा तो इट गिव्स ओनली 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट बनाएगा. और AlNO3 अल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3, नाउ इट गिव्स 1 ऑफ अल्यूमिनियम आयन एंड 3 ऑफ नाइट्रेट आयन. ओके, तो नाउ द कंपोनेंट्स आर 4. ओके, तो हाईएस्ट कंपोनेंट्स किसके पास हैं? हाईएस्ट कंपोनेंट्स मिल गए आपको अल्यूमिनियम नाइट्रेट के पास. द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 4. तो जिसमें कंपोनेंट्स के नंबर सबसे ज्यादा होंगे, ओके, इट्स वेपर प्रेशर इज मिनिमम, उसका वेपर प्रेशर सबसे नीचे जाएगा. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट, इज फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवेस्ट. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? द आंसर इज डी. ओके, higher the component less the boiling point, है ना. जिसके higher the boiling point, sorry, higher the components higher the boiling points. okay, तो जिसमें components के नंबर जितने ज्यादा होंगे उसका boiling point उतना ज्यादा आएगा. वेपर प्रेशर उतना नीचे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ऊपर और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही नीचे. तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजिंग सब्सटेंस. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताया था, जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, ये सब वो कंपोनेंट हैं जो बेंजीन में डालने पर डाइमराइज हो जाते हैं, विच फॉर्मिंग डाइमर विद बेंजीन, जो बेंजीन में एडअप करने पर डाइमर फॉर्म करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब याद रखना है. ठीक है, और क्वेश्चंस जब आप करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप करेंगे, धीरे धीरे सब प्रैक्टिस हो जाएगी. चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर solution, 0.1 molar solution will have lowest freezing point. lowest freezing point, lowest मतलब सबसे नीचे, 0 से सबसे नीचे कौन जाएगा? तो क्या ध्यान रखेंगे? जिसमें कंपोनेंट का नंबर जितना ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग उतना ही नीचे जाएगा, उतना डाउन साइड जाएगा. ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. एंड ऑप्शंस आर हियर. और ऑप्शंस क्या क्या है इसमें, इसको देखते हैं. कंसंट्रेशन सेम है सबका, 0.1 मोलर, एंड द आंसर्स आर अल्यूमिनियम सल्फेट, एंड ऑप्शन बी इज C6H12O6, option C is potassium iodide, and option D is
अच्छा चलिए ऑप्शन डी इज NaCl ले लेते हैं, NaCl। ओके, तो नाउ देखिए ये दो कंपोनेंट, ये भी दो कंपोनेंट, ये तीन कंपोनेंट और ये वन कंपोनेंट, C6H12O6 का ओनली वन कंपोनेंट, नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन। लोवेस्ट फ्रीजिंग, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग का आंसर क्या हो जाएगा? K2SO4। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते एंड ऐसा कर देते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द फ्रीजिंग इज नियर टू जीरो, किसका फ्रीजिंग जीरो के आसपास रहेगा? नियर टू जीरो, तो आंसर इज ग्लूकोज। तब उस टाइम आंसर क्या हो जाता? ग्लूकोज। जीरो के आसपास इनमें से कौन सा सॉल्यूशन फ्रीज होगा? ग्लूकोज। ओके, तो नियर टू जीरो रहता तो आंसर हो जाता ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, इनमें से किस सॉल्यूशन का के 0.1 मोलर कंडीशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी इज द KCl, ऑप्शन सी इज द ग्लूकोज। तो ऑलमोस्ट देखिए क्वेश्चंस में ऑप्शंस एक ही जैसे रहते हैं, ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी इज यूरिया। सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? तो मोर कंपोनेंट CaCl2 3, और जिसमें कंपोनेंट सबसे ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर सबसे लोवेस्ट होगा। ओके, तो द आंसर इज CaCl2, आंसर इज CaCl2। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं, तो इनके आपको प्रैक्टिस करना है, और आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सब कर पाओगे। क्या ध्यान रखना है? जिसमें कंपोनेंट्स के नंबर जितने ज्यादा होंगे, उनका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट उतना लोअर साइड जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही अप हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, उससे सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। तो देखिए, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में बेसिक डिफरेंस कहां गया? नॉर्मेलिटी में हमको रिक्वायरमेंट होता है इक्विवेलेंट वेट का, और अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के फॉर्मूले नहीं पता है, तब आपको प्रॉब्लम होना स्वाभाविक सी बात है ना। अगर कोई चीज हमको नहीं पता है, हमने पहले नहीं पढ़ा है, और अगर ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम यही होगी, जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ी, जो हमें चीजों की जरूरत पड़ी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मतलब है कि रेडॉक्स रिएक्शंस आपको आने चाहिए, तब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, तो वहां पर जरूरत पड़ती है हमको फॉर्मूलेस की, फॉर्मूला चाहिए हमको, बेसिसिटी निकालने आना चाहिए, एसिडिटी निकालने आना चाहिए। ठीक है ना, तो वहां पे जो चीजें हैं उस कंपोनेंट्स के कारण आपको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग रेडॉक्स वाला यूनिट कर लेंगे, रेडॉक्स पे हम लोग इलेक्ट्रो के साथ, इलेक्ट्रो को स्टार्ट करने से पहले मैं रेडॉक्स पे आपसे बात करूंगा, है ना। पहले हम लोग थोड़ा रेडॉक्स करेंगे, फिर इलेक्ट्रो पे बात करेंगे, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने वाली एक्यूरेटली प्रॉब्लम थी। जैसे मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालना है, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स थे ना, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कह दिया बेसिसिटी, तो देखो जैसे हमने कहा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कहा तो क्या हो जाएगा? देखो एक OH ग्रुप है इसके पास, इट इज मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? COH 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 COOH। तो इट इज अ डाइबेसिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कैसा है? इसमें दो OH ग्रुप हैं। इट इज डाइबेसिक एसिड। H2SO4 H2SO4। तो H2SO4 में फिर से दो OH ग्रुप हैं। देयर इज 2 OH ग्रुप इन द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में दो OH ग्रुप हैं। अगेन इट इज डाइबेसिक एसिड। ये भी कैसा है? डाइबेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड। ओके। H3 मेन मुद्दा मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये सब जो उसके टूल्स हैं उसकी दिक्कत हुई। H3PO3 फास्फोरस एसिड कैसा है? डाइबेसिक एसिड है। फास्फोरस एसिड इज डाइबेसिक एसिड। फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड कैसा होता है? फास्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड होता है। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जब भी स्मॉल एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हम 3 रख लेंगे। बेसिसिटी जहां रखनी होगी वहां हम 3 यूज कर लेंगे। तो जब फास्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना था तो हमने फॉर्मूला क्या रखा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। ठीक है। देखो अब बातें कुछ क्लियर हो रही। जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 कैसा है? डाइबेसिक। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कितना? 98, जो कि आपको याद करना है। बेसिसिटी कितनी? 2। इसके लिए हमें क्या चाहिए? उसका स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर की बात अब हमको क्लियर हो गई है कि कितने OH ग्रुप हैं इसके पास। 2 OH ग्रुप हैं। वो जब तक आपको पता नहीं होंगे, जब तक आपको स्ट्रक्चर बनाते नहीं आता है। तो 2 OH ग्रुप इज देयर। तो कितना आ गया? 98/2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का? 49। H3PO3 जैसा अभी मैंने बताया था आपको। H3PO3 फास्फोरिक एसिड इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। कैसा है? ट्राइबेसिक एसिड है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 98/3। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज 98/3। तो कितना आ गया? 3 3 9, 3 2 6, 2 इज द कैरी और 3 6 18। ओके। तो 32.6 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, है ना। अब जैसे ऑक्सैलिक एसिड था तो ऑक्सैलिक में एक नॉर्मल ऑक्सैलिक था, एक क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक था। तो जैसे हमने कहा क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक, तो हाउ मेनी OH ग्रुप इन एसिड? 2 OH ग्रुप। द वेट इज 126/2। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 63। जब नॉन क्रिस्टलाइन था, नॉन क्रिस्टलाइन होगा, इट मींस व्हेन इट इज नॉन क्रिस्टलाइन देन वेट इज ओनली 90। सो इक्विवेलेंट वेट इज 45। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 45। तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड में 126/2 और नॉन क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड में 90/2। जब वो नॉन क्रिस्टलाइन रहेगा, वाटर नहीं है उसमें, देन इट इज 90/2। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, है ना। ये इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन है। ठीक है। अब जैसे कुछ रिएक्शंस वाले जो हिस्से थे आपके, जैसे हमने कहा कैमोनोफोर, तो कैमोनोफोर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन मैंने आपको दिया, MnO4- इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। ठीक है। कैमोनोफोर का कन्वर्जन कहां पर? MnO4- का कन्वर्जन कहां पर होता है? Mn2+ में होता है। ठीक। अब ये रिएक्शन है, MnO4- का कन्वर्जन Mn2+ में हुआ। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर। इस रिएक्शन को देख करके आपको कैमोनोफोर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर इन द रिएक्शन। तो हमको वेट किसका चाहिए? कैमोनोफोर का। कितना होता है? 158 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैमोनोफोर। कैमोनोफोर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 158। अब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं इस चीज की हमको जानकारी होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो अब देखो यहां पे जो बात है वो ये है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है या अभी आपने नहीं सीखा है तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, है ना। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। जब हमें उसके
टूल्स नहीं मालूम है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो देखो, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, ऑक्सीजन का चार्ज -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8 इक्वल टू चार्ज नंबर इज आउटसाइड ऑफ द इक्वल, दिस इज +1, दिस इज -1, नाउ इट इज x इक्वल टू +7। इन केस ऑफ Mn द चार्ज नंबर ऑफ Mn इज 2+। तो कोई भी कंटेंट, कोई भी मेटल +7 से +2 पे कैसे जा सकता है? बाई टेकिंग 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेने से उसका चार्ज नंबर 1 से कम हो जाएगा। तो अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका चार्ज नंबर 5 से कम हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए मुझे इससे मतलब है, गेन या लॉस से मतलब नहीं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज हियर? 5। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इसलिए इस रिएक्शन के हिसाब से KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 158/5। ओके, दैट इज 31.6। तो दिस इज द टूल्स, है ना, जो आपको, मुझे जो समझ में आई बात वो ये कि आप, अगर हमारे पास टूल्स की कमी है तो हमको दिक्कत हो सकती थी वहां पे, और कोई बात नहीं, हो गई तो हम लोग उस पर काम कर लेंगे, ठीक है। और एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी नॉर्मेलिटी, मोलारिटी सब रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी मैं एज अ, कोई हमको +2 के सिलेबस के हिसाब से तो लेना नहीं है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस ऑफ नीट, उसको भी नीट के सिलेबस के हिसाब से लेना है। तो मोस्टली इट इज रिलेटेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही। हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था कि कहीं ना कहीं पर जाकर ऐसा हो जाता है कि जो क्लास 12th का बच्चा है, अगर हम 11th पढ़ाएंगे फिर उसके बाद 12th शुरू करेंगे तो फिर सिलेबस को पिकअप करने में बहुत टाइम लगता है। कई बार 12th का जो सिलेबस है, अगर केमिस्ट्री फरवरी तक खिंच जाएगा, फरवरी तक अगर एक्सटेंड हो गया सिलेबस, तो जो हमारा +2 का बच्चा है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, क्योंकि वो भी तो प्रिपरेशन करता है ना नीट के लिए। इसलिए हमने ऐसा किया कि इस बार 12th अलग से स्टार्ट किया और 11th अलग से स्टार्ट किया, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले हैं, देखो जैसे नॉर्मेलिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या चेंज करेगा? ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इनटू 1/V। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता है तो आप आराम से किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूले तो बिल्कुल सेम टू सेम थे, इनटू 1000/V। ओके, तीसरा नॉर्मेलिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, नॉर्मल से मोलार पे जाने का फॉर्मूला स्मॉल एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, स्मॉल एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। स्मॉल एन फैक्टर यहां पे क्या है? दिस इज एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी। तो एन फैक्टर हमको काउंट करते आना चाहिए। अगर हमको स्मॉल एन फैक्टर निकालते आता है तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 20 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, 20 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी 20 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 20, तो दिस इज 40 नॉर्मल। ओके, तो नाउ इट इज 40 नॉर्मल। इन अगर हमको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई ही तो करना है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, तो और कंपेयर करते हैं जब हम, तो N1V1 इक्वल टू N2V2, 3 सॉल्यूशन है तो N3V3। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी के जो हमारे फॉर्मूले हैं, द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इज द N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2, 3 होगा तो N3V3 भी हो जाएगा बाय V1 प्लस V2। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल द सॉल्यूशंस आर ऑफ सेम टाइप। ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होता है जब सभी सॉल्यूशन सेम टाइप के हैं। और अगला फॉर्मूला रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द सॉल्यूशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब हमारे सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप के हैं। इट मींस
यहां पे अलग अलग टाइप का मतलब है, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड अनदर सॉल्यूशन इज बेसिक। जब एक सॉल्यूशन एसिडिक है और एक बेसिक है, और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि n इंटू वी करके हमको देखना पड़ेगा, n इंटू वी दोनों सॉल्यूशन का n इंटू वी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा मुझे, जिसका n इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा द रिजल्टेंट सॉल्यूशन शो द नेचर ऑफ n इंटू वी, है ना, n इंटू n1v1, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो किसके जैसा नेचर शो करेगा, n1v1 के जैसा नेचर शो करेगा, वो शो द नेचर लाइक n1v1। तो n इंटू वी का प्रोडक्ट करके हमको यहां पे इस चीज को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा करेंगे तो ये सब चीजें उसमें आपको फिर से मिल जाएगी, ठीक है कमांडोस। और सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रो में फिर से आपको रेडॉक्स वाले पोर्शन पर मैं इस बार सिंसियरली काम कर लेंगे, थोड़ा डेप्थ में ले लेंगे रेडॉक्स को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।